नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं माइंड योर बिजनेस। और माइंड योर बिजनेस में आज हम चर्चा करेंगे अपने बिजनेस की, दूसरों के बिजनेस की, कारोबार की, इस देश की इकोनॉमी की। कोरोना का संकट खत्म हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसको लेके बहुत विवाद है। लेकिन इससे ज्यादा विवाद इस बात पर है कि क्या कोरोना के संकट का हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर, हमारी आपकी जेब पर, हमारे रोजगार पर, हमारे आस पड़ोस के लोगों के रोजगार पर असर पड़ा है कि नहीं पड़ा है। और जो पड़ा है, क्या वो अब जो सबसे खराब वक्त था वो टल गया है, या अभी खराब वक्त टला नहीं है और खराब वक्त सामने आ सकता है। इसको समझने के लिए इस देश में जो सबसे अच्छे विद्वान उपलब्ध हैं, उनमें से एक आज मेरे साथ इस कार्यक्रम में खास मेहमान हैं। लेकिन उनसे आपको मिलवाऊं इससे पहले मैं आपसे एक आग्रह करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें। इस वीडियो का लिंक अपने मित्रों परिचितों के साथ शेयर करें, इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करने के साथ घंटी भी बजा दें, यानी नोटिफिकेशन आइकॉन भी ऑन कर दें, ताकि आपको खबर मिल जाए जब नया वीडियो आए या जब मैं लाइव आऊं। महेश व्यास साहब हैं हमारे साथ। ये CMIE यानी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के MD और CEO हैं। ये सेंटर फॉर मॉनिटरिंग एंड इंडियन इकोनॉमी इस देश की अर्थव्यवस्था की सबसे बारीक जानकारी रखता है, विश्लेषण करता है, खास तौर पर, और ये उपलब्ध डेटा के आधार पे। सबसे पहले तो जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए मैं परिचय इसी अंदाज में करवाऊंगा। पहला सवाल यही पूछूंगा। पहले तो व्यास साहब, आपका बहुत स्वागत है। और ये थोड़ा-सा हमारे उन दर्शकों के लिए जो बारीकी से नहीं समझते हैं फाइनेंस या इकोनॉमी के डेटा को, उनके लिए थोड़ा समझाएँगे कि ये जो CMI ही है, मैं तो ये बात समझता हूँ कि CMI का डेटा वर्षों से बाइबल की तरह पढ़ा जाता है। लेकिन आप क्या-क्या डेटा कैसे जुटाते हैं और उसको कैसे पढ़ते हैं कि आपको समझ में आता है कि इकोनॉमी कहाँ जा रही है या कहाँ है? तो जैसे कि हमारा नाम कहता है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, मतलब इंडियन इकोनॉमी को लेकर के बारीकी से समझे कि वो आज किस स्तर पर है और कहाँ जा रही है। और इसको हम करते हैं डेटा कलेक्ट करने के जरिए से। तो दो मोटे मोटे प्रकार हैं। एक तो जो डेटा गवर्नमेंट या गवर्नमेंट जैसे संस्थानों ने उपलब्ध कराया है, सबसे बड़ा डेटा का सोर्स गवर्नमेंट ही होता है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास बहुत सारा डेटा कलेक्ट होता है। तो पहली चीज है कि हम जो ये डेटा का, गवर्नमेंट का जो डेटा होता है, उसको हम कलेक्ट कर लेते हैं, उसको बारीकी से समझते हैं। उससे समझते हैं कि इंडियन इकोनॉमी आज कहाँ है और कहाँ जा सकती है। लेकिन जहां पर सरकारी डेटा में कुछ लिमिटेशंस हैं, जहां पर वो काफी नहीं पड़ती है, वहां पर हमने हमारे खुद के डेटाबेस खड़े किए हैं। जैसे कारोबार को समझने के लिए हमने एक बहुत बड़ा कंपनीज डेटाबेस बनाया है, उसका नाम है प्रोवेस, जो आज विख्यात है पूरे विश्व भर में। बहुत सारे लोग उसको यूज करते हैं और समझते हैं कि इंडियन कंपनीज का बिजनेस कैसे चल रहा है। वैसे ही हमने इन्वेस्टमेंट्स के बारे में शुरू किया देखना कि कौन कहाँ पर कितना इन्वेस्ट कर रहा है, किस लिए इन्वेस्ट कर रहा है। जो उसने कहा कि मैं यहाँ इन्वेस्ट करूंगा, उसको उसने कितनी प्रोग्रेस करी है, कहाँ तक प्रोजेक्ट को ले गए हैं, कहाँ तक खड़ी की है फैक्ट्री को वगैरह। तो ये एक अलग चीज थी इन्वेस्टमेंट्स को लेकर के। पहला था कंपनीज को लेकर के, बाद में प्रोजेक्ट्स को लेकर के। और पिछले 6-7 सालों में हमने इससे भी बड़ा काम किया है, जो हाउस होल्ड सर्वे है, जो आजकल उसकी बहुत ज्यादा चर्चा होती है। उसके जरिए हमें ये पता चलता है कि घरों में स्थिति क्या है। तो पहले हमारा प्रयास था कि ये जाने कि कंपनियों में क्या हो रहा है, फिर रोजगार कहाँ मिलने वाला है, कहाँ इन्वेस्टमेंट होने वाला है, और अब ये है कि घरों की परिस्थिति क्या है। तो उसके लिए हमने एक विशेष हाउस होल्ड सर्वे की स्थापना की है, जो भारत में सबसे बड़ा हाउस होल्ड सर्वे है। और अगर पैनल सर्वे कहा जाए, जो लगातार उन्हीं घरों को हम सर्वे करते हैं, इस संदर्भ में ये विश्व का सबसे बड़ा सर्वे। तो ये हमारे तरीके हैं। सरकार की डेटा देखते हैं, कंपनीज का डेटा देखते हैं, और घरों का की स्थिति देखते हैं, समझने के लिए कि हिंदुस्तान की जो आर्थिक व्यवस्था है
या जो उसकी परिस्थिति है उसको हम परखने की कोशिश करते हैं और लोगों तक ये बात पहुंचाते हैं। जी, तो ये तो अब मेरा ख्याल है जितने भी लोग जो नहीं समझते हैं वो भी समझ गए होंगे कि सीएमआई का महत्व क्या है, और हम आज महेश जी से बात कर रहे हैं तो इसका महत्व क्या है। अब जो प्रश्न इस वक्त सबके मन में है, मेरे मन में भी है, आपके मन में भी होगा, जिसका जवाब आपके पास होगा, लेकिन बहुत से लोगों के पास उसका जवाब नहीं है, वो आपसे जवाब सुनना चाहते हैं। क्या इकोनॉमी पटरी पर लौट रही है? क्या सबसे बुरा वक्त गुजर चुका है, या अभी और बुरा वक्त देखना बाकी है? इसका जवाब डेटा कैसे देता है? मैं मालूम है कि आप अपनी राय तो देंगे नहीं, कोई आप ज्योतिषी नहीं है, लेकिन आंकड़े क्या कह रहे हैं? तो कोविड-19 के बाद जो लॉकडाउन लगा मार्च के महीने में, उसका सबसे बुरा असर जो हुआ वो अप्रैल के महीने में हुआ। और अप्रैल के महीने की जो स्थिति थी, जो दुर्दशा थी तभी, उससे तो हम उभर के आ गए। उतनी बुरी स्थिति अब नहीं है। अप्रैल में लॉकडाउन का असर बहुत बुरा था। हमारे अनुमान से 121 मिलियन 12 करोड़ लोगों की नौकरियां तब गई थी। तो करीब 40 करोड़ लोगों के पास नौकरी होती है इस देश में, 40 करोड़ के पास, उनमें से 12 करोड़ की नौकरी चली गई एक ही झटके में, एक ही महीने में। लेकिन अब वो हाल नहीं है। अब केवल 1 करोड़ ऐसे बचे हैं जिनके पास नौकरियां नहीं है। 11 करोड़ नौकरियां वापस आ गई। तो इतना बुरा हाल नहीं है जितना कि अप्रैल महीने में था। कुछ सुधार मई में हुआ, थोड़ा सुधार जून में हुआ, बाद में एक प्रकार से स्टैग्नेशन आ गया कि उसके आगे और कोई बढ़त नहीं हुई। तो दिक्कत की बात ये रहेगी। अब पहली बात तो ये है कि जितनी दुर्दशा अप्रैल में थी उतनी अब नहीं है, लेकिन दिक्कत की बात यह है कि इसके आगे हम नहीं बढ़ रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि हम यहाँ से थोड़ा सा फिसल भी जाए। तो चिंता की बात यह है कि यहाँ तक पहुंचने के बाद में लगता है कि कुछ फिसल जाएंगे। माफ कीजिएगा, आप कह रहे हैं यहाँ से चिंता है कि शायद फिसल जाएं। दूसरी तरफ मैं जो आपका ही आंकड़ा देख रहा था उससे ऐसा लग रहा है कि कुछ खास जॉब्स में, जो सैलरीड जॉब्स हैं, सैलरीड क्लास यानी कि जो मिडिल क्लास के नौकरी करने वाले लोग हैं, उनके लिए संकट बढ़ा है। उनके लिए संकट, जो आपने कहा कि इतने लोग रोजगार पे वापस आ गए हैं, तो क्या जो लोग हमने जिनको घर जाते हुए देखा था सड़कों पर, जो बड़े शहरों से माइग्रेंट लेबर गए थे, क्या ये वो लोग वापस आ रहे हैं, या ये कोई नई नौकरियां हैं, नए रोजगार हैं, नए लोगों को मिल रहे हैं? जो लोग सड़कों पर वापस घर जा रहे थे, अपने गांव जा रहे थे, घर जा रहे थे, शहरों की नौकरी से हताश होकर के, हो सकता है कि उनको अपने गांवों में नौकरी मिल गई या जीने का कोई सहारा मिल गया। तो मनरेगा में काफी इन्वेस्टमेंट हुआ है, सरकार ने उस पर काफी जोर लगाया है, और मई और जून खास महीनों में जितना पहले कभी नहीं किया था उससे दुगना लागत कर ली है। और परसेंटेज जॉब जो थी, जितने लोगों को नौकरी मिली है वो बहुत बढ़ गई थी। तो मेरे ख्याल से ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर मनरेगा लागू होता है वहां पर काफी राहत मिली थी। साथ साथ में जो इस साल हमने देखा कि बारिश बहुत अच्छी हुई है। साउथ वेस्ट मानसून जो है वो बहुत अच्छी हुई है, तो फसल की तैयारी बहुत जोरों से चल रही थी जून के महीने में और कुछ हद तक जुलाई के महीने में। तो बहुत लोग खरीफ की फसल बोने में और उसकी तैयारी में लगे हुए थे, तो वहां पर काफी नौकरियां मिल गई, काफी रोजगार मिल गया वहां पर। तो खरीफ की सोइंग और मनरेगा में इन्वेस्टमेंट, इन दोनों को लेकर के देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों में काफी राहत मिली। तो जो मजदूर वापस जा रहे थे अपने घर, वो बहुत ही भयानक सा एक दृश्य था तब का, लेकिन अब वो काफी, वहां पर कुछ तो सुधार हुआ है। लेकिन
साथ साथ में ये हुआ है कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर की नौकरियां हैं वो जाती हुई नजर आ रही। तो पहले जो लगा था कि वहां पर 1.7 या 1.8 करोड़ नौकरियां गई है, अब लग रहा है कि वो नंबर बढ़ गया है, 1.9 करोड़ नौकरियां चली गई। तो ये जो बढ़ रही है सैलरी जॉब्स जो लोगों के हाथों से फिसल रही है, वो एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। इसको हल करना जरूरी। जब आप कह रहे हैं ये प्रॉब्लमेटिक है, तो ये इसमें क्या प्रॉब्लम दिख रही है? सबसे बड़ी चिंता क्या है? सैलरीड जॉब्स जा रहे हैं और जैसा कहा जा रहा है, और इस वक्त सरकार ने तमाम प्रयास किए हैं, 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है और विदेशी इन्वेस्टमेंट भी आएगा, ऐसा भी बताया जा रहा है। जो आपके सामने डेटा आ रहा है वो क्या कह रहा है? क्या उस इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज का कोई असर इस क्लास को दिख रहा है जिसे मिडिल क्लास कहा जाता है? उस रिलीफ का असर अभी तो नहीं नजर आ रहा। हम ये देख रहे हैं कि सैलरीड क्लासेस जो है उनकी नौकरी जा रही है। उसका मतलब ये है कि देखिए, अगर कोई अनऑर्गेनाइज सेक्टर का एम्प्लॉय है, समझो कि वो डेली वेज अर्नर है, वो हो सकता है कहीं पर कोई दिहाड़ी कर रहा है, कहीं पर कोई ठेला चला रहा है। तो जब वो लॉकडाउन निकाल दिया जाता है तो दोबारा अपने काम पर लग जाता है, ठेला फिर से चलाना शुरू कर लेता है, कंस्ट्रक्शन की साइट पर चला जाता है, कहीं पर कोई तो नौकरी मिल जाती है, कम वेतन में मिलती है, कम दिनों के लिए मिलती है, कम घंटों के लिए मिलती है प्रतिदिन, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो जुगाड़ हो ही जाता है। लेकिन यदि कोई सैलरीड एम्प्लॉय है और उसकी नौकरी अगर चली जाती है तो वो दोबारा नौकरी पर वैसे ही नहीं जा सकता, उसको दोबारा नौकरी ढूंढनी पड़ती है। और इस अवस्था में नौकरी ढूंढना मुश्किल है। अप्लाई करिए, इंटरव्यू में जाइए, ये सब कहाँ होता है? कौन नौकरी देने के लिए खड़ा है सामने? तो ये चिंता वाली बात है कि नौकरियां सामने है नहीं, जो नौकरी हाथ में थी वो चली गई, और अब ढूंढने जाए तो जाएगा। ये दुविधा है, ये एक प्रकार का संकट खड़ा हो रहा है सामने। तो ये मिडिल क्लास के, सैलरीड क्लास के लिए बड़ा संकट खड़ा होता हुआ दिख रहा है। इससे जुड़ा सवाल ये है कि इस मिडिल क्लास को जो लोग नौकरी देते हैं, हम बड़े पैमाने पर, अब सरकारी नौकरियों के भरोसे तो बहुत कम लोग हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में नौकरी मिलती है। तो जो कंपनियों की बैलेंस शीट है वो कैसी दिख रही है, उनके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, एक एबेरेशन मानेंगे पिछले क्वार्टर को कि बड़ा भारी झटका था, वहां से सब उबर जाएंगे, या आपको उनके अकाउंट्स में या उनके नंबर्स में कोई बड़ी तकलीफ दिख रही है जो लंबे समय तक चलने जा रही है? काफी समय से कंपनीज की बैलेंस शीट्स में ये नजर आता है कि वो तो संकट में ऑलरेडी हैं। तो पिछले साल 2019-20 में हर क्वार्टर के फाइनेंशियल रिजल्ट्स में उनका जो टॉप लाइन था, सेल्स ग्रोथ जो था, वो ईयर ऑन ईयर के मुकाबले नेगेटिव था। अगर हम वैल्यू ऐड देखें, कॉर्पोरेट सेक्टर में वैल्यू एडिशन हर एक 4 क्वार्टर्स में 19-20 में नेगेटिव रहा। तो मतलब लॉकडाउन होने के पहले भी ये कंपनी तो रिसेशन में थी। हाँ। तो ये रिसेशन में चल रही है, और ये रिसेशन में चलते हुए ये लॉकडाउन में आ गई, तो इनकी हालत तो और भी बुरी होगी। तो हो सकता है कि ये फिर से कुछ जुगाड़ करके अपना गुजारा निकाल लें बड़ी कंपनी, लेकिन लंबे तौर पर यहाँ से ग्रोथ अब ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। ग्रोथ कम हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट बहुत कम हो जाएगा। तो ये जो बात आप कह रहे हैं, और इसको थोड़ा सा अगर पर्सपेक्टिव में लाएं, जो सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है कि जीडीपी का क्या होने जा रहा है, तो कोई कोई आंकड़ा आपके जहन में है कि जीडीपी ग्रोथ भारत की होगी, नहीं होगी, कॉन्ट्रैक्शन होगा तो कितना होगा? इसके बारे में बात करना बिल्कुल एक बहुत ही कठिन चीज है, बिकॉज ऐसा कभी हुआ नहीं कि पूरा लॉकडाउन हो गया कंट्री। तो ये जीडीपी कैलकुलेट भी कैसे होगा, ये भी सोचना जरा मुश्किल है, बड़ी भारी भारी काम है। आजकल जो गवर्नमेंट आईआईपी के नंबर्स निकालती है या सीपीआई के नंबर्स निकालती है, तो उसमें कहती है कि पूरे आंकड़े नहीं आए हैं, इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो टॉप लाइन देना मुश्किल है, कुछ कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो जब
इन्फ्लेशन और इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के नंबर्स निकालने में ही इतनी दिक्कत हो रही है, तो जीडीपी के नंबर्स निकालने में तो और भी दिक्कत होगी सरकार को। इस कंडीशन में इसका फोरकास्ट करना तो थोड़ा सा मैं प्रॉब्लमैटिक ही कहूंगा, फूलिश भी कह सकता हूँ। फिर भी ये आम मानना है कि जीडीपी तो घटनी ही है इस साल। तो नंबर्स अब घूम रहे हैं -5% से लेकर के -14%, और बहुत जानकार लोगों ने कहा है कि 11% भी हो सकता है, 12% भी हो सकता है, 14% भी हो सकता है नेगेटिव। तो सीएमआई ने जो फोरकास्ट किया है, जो हमारी समझ है उसके अनुसार हम ये मानते हैं कि कम से कम 5.5% डिक्लाइन तो जीडीपी में होना ही है इस साल, उससे बुरा भी हो सकता है। जी, तो ये कम से कम 5.5 और उससे ज्यादा हो सकता है। साथ में आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त ये अनुमान लगाना समझदारी का काम नहीं है। तो जो रिजर्व बैंक के गवर्नर की आलोचना हो रही है कि उन्होंने पॉलिसी के समय जीडीपी का फोरकास्ट नहीं दिया, तो क्या उन्होंने सही किया? उनकी आलोचना करना ठीक नहीं है इस मामले में? उन्होंने समझदारी की है, उन्होंने इशारा किया है कि ये नंबर देना कोई सही नहीं होगा, लेकिन उन्होंने गाइडेंस जरूर दी है कि कॉन्ट्रैक्शन होगा। नेगेटिव टेरिटरी, ये वो 2 बार बोल चुके हैं। हाँ, कॉन्ट्रैक्शन तो कहा है उन्होंने। अब कितना कॉन्ट्रैक्शन कहना, ये उन्होंने नहीं किया तो मैं ज्यादा आलोचना नहीं करूंगा उनकी। ठीक है। अब एक सवाल है कि दुनिया की इकोनॉमी और भारत की इकोनॉमी का जो संबंध है, जिसको अभी आजकल ये भी कहा जा रहा है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन बहुत अच्छी हो गई है, तो क्या बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन अच्छी हो गई है, या कुछ ऐसा हो गया है जो दिखने में बड़ा अच्छा लग रहा है लेकिन दरअसल वो अंदर से बहुत खराब है? तो दिखने में अच्छा लग रहा है कि करंट अकाउंट डेफिसिट ज्यादा बुरा नहीं है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, लेकिन ये एक है कि हमने अब इंपोर्ट करना ही बंद कर दिया क्योंकि डिमांड ही नहीं है, और पेट्रोलियम प्राइसेस घट गई है। तो ये तो बैठे बिठाए आंकड़े सही हो गए हैं, हमने कुछ किया नहीं। तो बगैर कुछ किए अगर नंबर सही हो रहे हैं तो कोई बात नहीं। अगर हम ज्यादा कंज्यूम करें जैसे हमें करना चाहिए ग्रोथ के अंदर, तो डेफिसिट बढ़े, लेकिन चूंकि हमने धंधा ही करना बंद कर दिया तो लॉसेस दिख ही नहीं रहे। इसके साथ जुड़ा हुआ आपका जो तीसरा काम आपने बताया कि आप हाउस होल्ड सर्वे करते हैं, जो इस वक्त का मेरे हिसाब से, अब अगर हमारे दर्शकों की नज़र से देखें या इस देश के आम आदमी की नज़र से देखें, तो वो सबसे महत्वपूर्ण काम है। उससे क्या इंडिकेशन निकल रहे हैं? क्योंकि अब लोग कह रहे हैं हर आदमी ने हाथ खींच लिया है, अपना पैसा जेब में दबा के रखना चाहता है। बाजार में आप देखें तो सोने का भाव लगातार बढ़ रहा है, बीच बीच में नीचे आता है ट्रेडर की नज़र से देखें तो। लेकिन जो कॉशियस इन्वेस्टर है वो कह रहा है भाई सोना खरीद के चारपाई के नीचे दबा लो, इससे ज्यादा अच्छा कुछ नहीं होगा। तो इससे अगर आप कोरिलेट करेंगे इकोनॉमी को कि जब तक लोग खर्च नहीं करेंगे इकोनॉमी आगे बढ़ेगी नहीं, क्या खर्च करने की टेंडेंसी आज की तारीख में आने वाले 3-6 महीनों का कोई इंडिकेटर दिख रहा है कि लोग किस हालत में खर्च करना शुरू करेंगे? जिनके पास सरप्लस है, मतलब जितनी जरूरत होती है उससे थोड़ी अधिक है, और वो पैसे कहीं ना कहीं लगाना जरूरी होता है। अब वो डेट मार्केट में लगाएं कि इक्विटी मार्केट में लगाएं कि रियल एस्टेट में लगाएं, यही तरीके होते हैं लोगों के। तो इक्विटी मार्केट्स ओवर प्राइस्ड है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है वो बहुत ऊपर है अभी, और थोड़ा सा रिस्की और डेंजरस नजर आता है। इंटरेस्ट रेट्स घटते नजर आ रहे हैं, लगातार घटते नजर आ रहे हैं। हाउसिंग में अभी कोई पैसा डालेगा नहीं, रियल एस्टेट में कोई आसानी से पैसा डालेगा नहीं, वहां पता नहीं कहां पर क्या दिक्कत आ जाए। तो सबसे सेफ बेट है कि जो पैसा है जहां तक हो सके गोल्ड में लगा दो। गोल्ड आमतौर से माना जाता है कि सेफ बेट, तो इसलिए लोग इंक्रीजिंगली गोल्ड में पैसे लगा रहे हैं। और ये ग्लोबल फिनोमेना भी है। ग्लोबल फिनोमेना में कुछ हद तक ऐसा लगा कि यूएस डॉलर में पैसा लगाना उतना ज्यादा अच्छा नहीं है अभी, तो थोड़ा बांट करके उसको गोल्ड में डाल दिया, इसलिए गोल्ड कुछ ज्यादा ही उछल गया है। अगर वो डॉलर जरा और सुधर जाए तो शायद ये गोल्ड उतना नहीं ऊपर जाएगा आगे जाकर के। तो ये तो हुई मोटा मोटा इन्वेस्टमेंट की बात, लेकिन आपने दूसरी बात जो थी वो ज्यादा महत्वपूर्ण है कि लोग खर्चा कहाँ करेंगे। तो खर्चा आसानी से तो अब नहीं करेंगे। कोई नई गाड़ी नहीं खरीदेगा, कोई नया बंगला तो नहीं लेगा, कोई नया रेफ्रिजरेटर भी नहीं लेगा, कोई नया स्कूटर भी नहीं लेगा आसानी से।
ये कोई समय नहीं होता है, कल को पता नहीं क्या हो जाए, किसी की नौकरी चली जाए, कहाँ पर कोई नुकसान हो जाए किसी चीज का, तो उस वक्त ये पैसे साथ रखना जरूरी है। तो रिस्क अवर्शन हाउसहोल्ड्स में बहुत ज्यादा है, तो अभी कुछ खर्चा नहीं करेंगे और कुछ समय के लिए नहीं करेंगे। हमारे हाउस होल्ड सर्वे के अनुसार हम लोगों को पूछते हैं कि क्या आप मानते हैं कि इस वक्त लोगों को व्हाइट गुड्स खरीदना चाहिए, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स खरीदना चाहिए? तो पहले करीब 30-35% लोग कहा करते थे कि हाँ खरीदना चाहिए, और ये ऊपर नीचे जाता है, उसे अनुमान लगता है कि मूड कैसा है लोगों का, सेंटिमेंट जिसे कहते हैं, हाउस होल्ड सेंटिमेंट कैसा है। अब वो घट करके 2% पर आ गए, कि जहां 30-35% लोग कहा करते थे कि हमें कंज्यूमर ड्यूरेबल्स खरीदना है, वो आज सिर्फ 2%, 2.5% के आसपास है। तो ये मंदी का एक एग्जाम्पल है, एक प्रमाण है कि मंदी किस हद तक पहुंच गई है। और अगर यहाँ पहुंची है तो वाजिब है कि 30% पहुंचने तक तो काफी समय लगेगा, काफी टाइम लगेगा आप कह रहे हैं। लेकिन उस हाउस होल्डर सर्वे में आपको सबसे बड़ी चिंता की बात क्या दिख रही है? एक तो आपने ये इंडिकेशन दिया कि जिससे मंदी के वो दिखते हैं लक्षण, लेकिन और बड़ी कोई चिंता है? और दूसरा, क्या कोई जिसको कहते हैं रे ऑफ होप, उम्मीद की किरण भी दिख रही है? कोई चीज उस सर्वे से ऐसी भी निकल रही है जिससे लगता है कि आगे हालात सुधरने वाले हैं? आज की तारीख में तो नहीं नजर आ रहा है। कल तक लग रहा था, जब तक जून का डेटा हाथ में था लग रहा था कि सुधार हो रहा है, लेकिन जुलाई के आने के बाद में लगा कि हालत अब बुरी हो रही है। इसके कुछ इंडिकेशंस तो थे पहले, लेकिन उन इंडिकेशंस के साथ में पॉजिटिव इंडिकेशंस भी बहुत सारे थे, तो लगता था कि सुधर जाएगी हालत। लेकिन अब तो लगता है कि नेगेटिविटी ज्यादा है। और दो चीजें हैं, एक तो नौकरियां जा रही हैं और साथ साथ अच्छी नौकरियां जा रही हैं, सैलरी जॉब्स जा रही हैं। दूसरी बात है कि वेतन कम हो। तो अगर नौकरी जा रही है और जिनके पास नौकरी है उनके वेतन कम हो रहे हैं, उनकी आमदनी कम हो रही है, तो ये बहुत ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है। मेरे ख्याल से इसका असर शॉर्ट टर्म में तो रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में काफी बड़ा रहेगा। इसका असर लोगों की मानसिक स्थिति पर क्या हो रही है, फॉर एग्जाम्पल लोगों के लॉन्ग टर्म सेविंग्स पर क्या हो रहा है, उनके एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट पर क्या हो रहा है, क्या लोग अपने बच्चों पर उसी प्रकार से पैसे लगाएंगे इन्वेस्टमेंट पे जितना कि पहले लगाते थे? क्या सोच यहाँ चली जाएगी कि ये इकोनॉमी तो बहुत ज्यादा उछल कूद है, तो ज्यादा लोगों को नहीं पढ़ाते हैं? तो बहुत सारी चीजें जिसके ऊपर हमें विचार करना चाहिए और उसको सॉल्व करना चाहिए। तो ये केवल क्वार्टर से दूसरे क्वार्टर में कैसे सुधार होगा, आज तनख्वाहें हैं कल नहीं है, वो बातें नहीं है, जीडीपी ग्रोथ की बात नहीं है, ये लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है। जी, जो आपने जिक्र किया कि अब क्या हम बच्चों को पढ़ाएं या नहीं पढ़ाएं, इसमें बहुत सारे बच्चे, लाखों बच्चे हैं जो इस साल यूनिवर्सिटी से निकल रहे हैं, जिनको वर्कफोर्स ज्वाइन करनी थी। उनके सामने तो सीधा सवाल है, जो पढ़ा लिखा सब कुएं में डाला क्या? अब अगर सामने नौकरी नहीं मिल रही है ऐसे में, और जो अब नई शिक्षा नीति आई है, आपने उस पर नजर डाली होगी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि प्राइमरी स्कूल से ही निकलते ही आपको स्किल्स सिखाना शुरू कर दिया जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि हम किसी दूसरी दिशा में बढ़ने के लिए तैयार हैं, या वो एक तरह का दिशा भ्रम कहते हैं हिंदी में, कि डाइवर्जन है, कि हम ये करके इस कोशिश को अंजाम तक पहुंचा नहीं पाए हैं, तो इसे खूबसूरत मोड़ देकर एक नई पॉलिसी लाके छोड़ रहे हैं? तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी की जो कई बातें हैं, उसके अंदर कई समझदार बातें हैं, लेकिन उसका जो पूरा डिस्कशन है एक अलग दिशा में चला गया है, सोल्यूशन कहीं और है और डिस्कशन कहीं और है, लैंग्वेजेस को लेकर के। तो मेरे ख्याल से एजुकेशन पॉलिसी को पूरी तरीके से देखना चाहिए, लेकिन एजुकेशन पॉलिसी तो फिर भी एक लॉन्ग टर्म चीज है, उसको अमल करना अभी भी बहुत दूर की बात है। स्टेट्स का इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है, स्टेट्स किस प्रकार से उसमें इन्वॉल्व होंगे, तो मेरे ख्याल से वो चीज दूर की बात है। अभी की बात जरूरी है कि आपने जो पहले जिक्र किया, जो बैच ने अभी अपनी पढ़ाई पूरी की और लेबर मार्केट में उतरा है, उनका क्या? जो 20-25 साल के नौजवान हैं, वो जो नौकरी के लिए
आगे बढ़े हैं और जिनको अभी नौकरी नहीं मिल रही है, उनका हाल क्या होगा अगले साल। तो मानिए कि 2019 में जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की या एमबीए पूरा किया और वो नौकरी के लिए उतरे लेबर मार्केट में, हो सकता है उनकी नौकरियां गई, क्योंकि वो तो अभी नए नए थे, ताजे ताजे थे, तो उन्होंने अभी तक योगदान किया नहीं है कंपनी में, तो आपने उनको निकाल दिया। वो सबसे आसान था निकालना, क्योंकि उनका योगदान ही नहीं है, आगे धंधा ही नहीं है। तो इसीलिए यंगस्टर्स ने जॉब बहुत ज्यादा खोया है। अब ये 2019 के जो बच्चे हैं जिनकी नौकरियां अभी उनके हाथ में नहीं है, अगले साल 2020 के बच्चों के साथ जब आएंगे तो उनके पास भी नौकरी नहीं हो, जो अभी आ रहे हैं जुलाई अगस्त में। तो 2019 के बच्चे, 2020 के बच्चे 2021 के बच्चों के साथ में कॉम्पीट करेंगे जॉब्स के लिए, जहां जॉब्स कम रहेंगी। तो उसका नतीजा क्या हो? बहुत कम नौकरियां, बहुत ज्यादा लोग नौकरी ढूंढने के लिए, वेजेस कम हो जाएंगे। तो डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज्यादा हो जाएगा बच्चों में, और उसका असर पेरेंट्स पर होगा। वो सोचेंगे अब लोगों को ये हायर एजुकेशन देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। इसका सोल्यूशन निकालना बहुत जरूरी है। तो इन बच्चों का क्या हो? ये कहना कि अब हम ऐसे युवा पैदा करेंगे या खड़े करेंगे जो नौकरियां ढूंढेंगे नहीं, नौकरियां देंगे, ये तो व्यर्थ है कहना। ये बच्चे किसी को नौकरी दे नहीं सकते, खुद पा भी नहीं सकते। हमें इस बात का सामना करना चाहिए कि युवाओं के सामने एक बड़ी समस्या उनके सामने, कि नौकरियां कहां से आएंगी उनके लिए। तो मेरे हिसाब से तो एनईपी तो दूर की बात है, और वो ठीक बात है उसके अंदर, और कुछ गलत विवाद भी हो रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आज के जो प्रॉब्लम है, आज की जो समस्या है, उसको हल करना जरूरी है। जी। कौन से सेक्टर्स हैं खास तौर पे रोजगार में जिनमें आपको लग रहा है कि ये वाली जो, मतलब एक तो आपने बताया कि दिहाड़ी मजदूर है, वो मान लीजिए कि यहाँ वजन ढोता था, दूसरी जगह उसको दीवार बनाने का काम, उसमें ईंटा ढोने का काम मिल गया, कहीं ठेला चलाने का काम मिल गया, उसके लिए स्विच करना आसान है, फ्लेक्सिबल भी है। वो जो पढ़ा लिखा आदमी सैलरीड क्लास काम कर रहा होता है, अकाउंटेंसी का काम करता है, दूसरी जगह वो डेटा एंट्री या सॉफ्टवेयर का काम नहीं कर पाएगा जब तक वो नई ट्रेनिंग नहीं लेगा। इतनी तेजी से मल्टी स्किलिंग तो होती नहीं है। तो वो कौन है जो सबसे ज्यादा इस वक्त वल्नरेबल हैं, परेशान हैं, जिन पर सबसे गहरी मार पड़ी है इस कोरोना संकट की? जिनका एजुकेशन बहुत नैरो है, जैसे आपने कहा जो अकाउंटेंसी का काम करता है, वो केवल अकाउंटेंसी का काम कर सकता है, उसके अलावा ज्यादा कुछ कर नहीं सकता। और हमारे एजुकेशन में ये खामी है कि हमारा एजुकेशन बहुत नैरोली फोकस्ड है। हमने किसी को इंजीनियर बना दिया, किसी को डॉक्टर बना दिया, किसी को अकाउंटेंट बना दिया, लेकिन जो पहले एजुकेशन हुआ करता था कि आपने बीए कर दिया या आपने बीएससी कर दी, और वो बीए बीएससी ही नौकरी के काबिल थी, अब वो नहीं है। तो अगर किसी ने अकाउंटेंसी की है तो उसको, जैसे हम कहते हैं, अगर लिबरल आर्ट्स की एजुकेशन हो, ज्यादा ब्रॉड बेस्ड हो, तो आपने आज एक काम कर लिया तो आप तुरंत किसी और काम में लग सकते हैं, बिकॉज आपका एजुकेशन काफी ब्रॉड बेस्ड रहता है। ये जो नैरो फोकस है, वहां पर रिस्क ज्यादा है। तो मेरे ख्याल से ये ज्यादा बेहतर रहेगा कि एजुकेशन हमें ऐसा ट्वीक करना चाहिए कि जनरल एजुकेशन ज्यादा होनी चाहिए। और मेरे ख्याल से इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लैंग्वेज। लोगों पर लैंग्वेज पर उतना ज्यादा कंट्रोल नहीं है। सही हिंदी बोलना, मेरी हिंदी बहुत गंदी है, मैं कहूंगा, हिंदी सही होनी चाहिए। आप हिचक रहे हैं, बाकी आपकी हिंदी जैसी मेरी समझ में आनी चाहिए जितनी, उतनी बिल्कुल साफ है। हाँ, लेकिन ये सही नहीं, मेरी अंग्रेजी सही है। हाँ, मैं अंग्रेजी में लिखता हूँ, अंग्रेजी में ज्यादातर बोलता हूँ, तो मेरी नेचुरल लैंग्वेज अंग्रेजी है, तो उस पर थोड़ा तो काबू है। लेकिन इस एज ग्रुप में पिछले 10-15 सालों में लैंग्वेज ने बहुत मार खाई है। लोग सही ढंग से अंग्रेजी नहीं बोल पाते, हिंदी नहीं बोल पाते, और टेलीविजन का इसमें मैं आरोपी ठहराता हूँ कि वो इंग्लिश की तरफ चला गया है लोगों तक बात पहुंचाने में। तो लैंग्वेज लोगों की खराब हो गई है।
तो लैंग्वेज पर ध्यान देना जरूरी है। ये संकट है कि वो कोई भी एक भी भाषा ठीक से नहीं जानते हैं, ये बात सही आप कह रहे हैं, और मैं तो इसका भुक्तभोगी हूँ। बहुत से लोगों को जिनको हम ट्रेन करते थे उस समय हमको ये तकलीफ बहुत महसूस होती थी। लेकिन वो कौन से रोजगार हैं जहां रोशनी की किरण है? कौन लोग हैं जिनको आगे, जिनके लिए अच्छे दिन आ रहे हैं? बहुत मुश्किल है ये कहना। किसी भी क्षेत्र को आप ले लो, उसकी अब शेल्फ लाइफ ज्यादा नहीं रही। तो आपकी जो आयु रहेगी, जो आपका वर्किंग लाइफ साइकिल जो रहेगा, कोई भी स्किल उतने दौर तक नहीं चलेगा। तो यदि मैं कह दूं कि चलो आईटी पर काम करिए, आईटी का दौर चल रहा है, वो आईटी का दौर जिसमें आप अभी काम करेंगे वो 5, 7, 8 साल में खत्म हो जाएगा जी। तो ऐसा कोई सनराइज इंडस्ट्री नहीं है जहां पर आप अपनी सारी उम्र उसमें बिता सकते हैं। तो ये बात सोचना छोड़ दीजिए कि अभी आईटी का दौर चल रहा है तो हम आईटी सीखेंगे, हमारी लाइफ बन जाएगी। यानी अगले 30 साल तक कोई इंडस्ट्री चलेगी जिसमें आप एक डिग्री लेके जाएंगे और चलते रहेंगे, ये नहीं हो पाएगा। आपको हर साल एक नया स्किल सीखने की तैयारी करनी पड़ेगी। बिल्कुल। अब पढ़ाई लिखाई हो गई, अब नौकरी मिल जाएगी, अब आराम करते हैं, ऐसा नहीं होगा। रेगुलरली अपने आप को रीस्किल करना जरूरी रहेगा जी। तो एक चीज और महज, जो आपने सर्वे किए, प्रोवेस आपका डेटाबेस है जो बताता है कि कंपनियां क्या कर रही हैं, कैसा कर रही हैं, उसके सामने भारत का शेयर बाजार जैसे चल रहा है। ये तो आरबीआई गवर्नर ने भी कहा, स्टॉक एक्सचेंज के चीफ ने भी कहा कि इसका जमीन से कोई वास्ता नहीं है। क्या चीज है वो? क्या चीज होगी जो आंखें खोलेगी? क्या कोई बड़ा क्रैश होगा तभी लोगों की आंख खुलेगी, या कोई डेटा है जो अभी बता सकता है? वो उम्मीद क्या है जो बाजार को दिख रही है, हम सबको नहीं दिखती है? मुझे नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता। मैं बाजार को समझता नहीं और मैं इस प्रश्न का जवाब देने की कोशिश भी नहीं करूंगा। और ये लेकिन हाल तो भारत में, अमेरिका में, सब जगह है। वहां भी अमेरिका में कल जो अमेरिका के इंडेक्स ने नया हाई बनाया, साथ में यही वहां भी कमेंट्री आई कि जो जमीन पे फैक्ट्स दिख रहे हैं उनसे ये मैच नहीं करता है। तो क्या जमीन पे ऐसा दिख रहा है कि अगले साल बहुत उम्मीद करनी चाहिए, बहुत अच्छा होगा? स्टॉक बाजार तो ये कहता है, जब स्टॉक बाजार कहता है कि भाव बहुत बढ़ रहे हैं, प्राइस इक्विटी रेशियो बहुत हाई है, मतलब ऑप्टिमिज्म बहुत है। प्राइस इक्विटी रेशियो जब 25-30 के आसपास पहुंच जाती है तो बाजार ये कहता है कि आमतौर पर हम कहते हैं कि प्रॉफिट्स 15 साल के लिए सही है, पीई ऑफ 15। लेकिन जब 30 कहती है तो कहते हैं 30 साल के लिए अच्छी है। तो मतलब भविष्य बहुत ही शानदार है। लेकिन बाकी जितने भी आंकड़े हैं, जितना भी हम एनालिसिस करते हैं, वो तो ये बात नहीं बताते। तो इसका मतलब है कि बाजार जो 30 का भाव बता रही है आज, वो केवल एक लिक्विडिटी का रिफ्लेक्शन है कि पैसा को ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो कहाँ जाए। तो डेट मार्केट में नहीं लगाना है, रियल एस्टेट में नहीं लगाना है, और कोई जगह नहीं लगाने के लिए तो इक्विटी में पड़ा हुआ रहेगा। तो गोल्ड और इक्विटी, यही दो चीजें चलेंगी। तो शायद ये लिक्विडिटी का मामला है। तो इसमें क्या हाउस होल्डर सर्वे में कुछ ऐसा सवाल भी करते हैं आप कि लोग पैसा कहाँ लगाएंगे, कहाँ सुरक्षित रखते हैं? वो इसलिए पूछ रहा हूँ कि क्या लोगों को ये लग रहा है कि बैंक में पैसा रखने से अच्छा है कि बाजार में तेजी हो रही है, यहीं लगा के रखो, देखो शायद कुछ मिल ही जाए? डेटा कुछ है उसमें ऐसा, लेकिन हमने उसका अभी एनालिसिस नहीं किया है। जब करेंगे तब आपको अवश्य बताएंगे। है डेटा, लेकिन हमने एनालिसिस नहीं किया। बिल्कुल ठीक है, फेयर है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महेश भाई, आपने समय निकाला, इतनी अच्छी जानकारी हमारे साथ साझा की। उम्मीद करूंगा कि आपको भी ये बात पसंद आई होगी और आगे फिर हम किसी दिन मिलेंगे और बात करेंगे इस तरह की। जरूर। आपसे बात करने में बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। और अब मैं जरा दर्शकों से एक बार आग्रह करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें, साथ में घंटी भी बजा दें ताकि आपको खबर मिल जाए अगला वीडियो आने की, अगला लाइव आने की। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।